Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video, we will discuss a famous sonnet written by William Wordsworth. तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस सोनेट के बारे में जो किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और उस सोनेट का नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। लेकिन थोड़ा सा पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ encountered द फ्रेंच रिवॉल्यूशन while traveling यूरोप। है ना, इन्होंने इनकाउंटर किया था किसको, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, जब वो ट्रेवलिंग कर रहे थे यूरोप में। वर्ड्सवर्थ इंटरेस्ट एंड सिंपैथी फॉर द लाइफ ट्रबल्स एंड स्पीच ऑफ द कॉमन मैन वर स्पार्क्ड बाय दिस एक्सपीरियंस एज वेल एज द सब्सिक्वेंट पीरियड स्पेंट इन फ्रांस। है ना, उनकी जो लाइफ को लेके जो सिंपैथी थी, ट्रबल्स थे, स्पीचेस थी, या कॉमन मैन को लेके जो उनका एक्सपीरियंस था, वो उनकी अपनी हम उनके राइटिंग में, उनके वर्क्स में, स्पेशली जब उन्होंने जो पीरियड वो फ्रांस में स्पेंड किया था और वहाँ पे जो राइटिंग कंपोज की थी उसमें हमें क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइट्री कलेक्शंस एंड इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वर पब्लिश्ड इन 1793 एंड द प्रेल्यूड इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ। है ना, और उनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 23 अप्रैल 1850 में। और ये पोएट लोरेट कब बने थे, 1843 से 1850 तक ये पोएट लोरेट रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वर्ड्सवर्थ से संबंधित। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को हम अब अपनी पोएम के साथ। देखो, जैसे आपसे पिक्चर से समझ आ रहा होगा कि ये जो हमारी सोनेट है ये नेचर से संबंधित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी आज की सोनेट को। सबसे पहले देखते हैं जो हमारी जो सोनेट है, पोम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज किया था तो क्यों उसने इसका टाइटल ये हमारे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सेलेक्ट किया था। द पोम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज नोन फॉर हिज लव फॉर नेचर। The title is best suited because the title of poem conveys a message that people are only concerned about materialistic things। है ना, उसने इसलिए टाइटल इसको सजेस्ट किया था या इसने टाइटल दिया था कि जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, उनका ओनली फोकस क्या है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में है। दे ओनली थिंक अबाउट कंज्यूमिंग एंड एक्वायरिंग डिफरेंट थिंग्स। है ना, वो यही सोचते रहते हैं कि कैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करें, एक्वायर करें। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने इसका जो टाइटल था वो ये रखा था, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन हम पोम को पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे और देन हम पोएम को समझने की कोशिश करेंगे। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग we lay waste our parts. Little we see in nature that is ours, we have given our hearts away a sordid boon. This sea that bears our bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God, I had rather be a pagan shackled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wrath on. तो ये हमारी पोएम की लाइनें थी, टेक्स्ट था। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे और उनको जानेंगे कि इनके क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमारी पोइट्री में एक वर्ड आया है पैगन। पैगन का क्या मतलब होता है वो देखते हैं हम। A person whose religious beliefs do not belong to any of the main religions of the world। है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, सभी रिलीजन से नहीं बिलोंग करता है, वो नेचर को अपना क्या मानता है, गॉड मानता है, उसको पैगन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा वर्ड आया है जिसको प्रोटस। प्रोटस क्या है, ए कैरेक्टर इन ग्रीक माइथोलॉजी हु हैड द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी बट हु व्हेन क्वेश्चन वुड अस्यूम्स डिफरेंट शेप्स टू एल्यूड देयर ग्रास्प। नेक्स्ट हमारा वर्ड आया है इसमें सोर्डिड। सोर्डिड का मतलब होता है रन डाउन एंड रिपल्सिव। नेक्स्ट वर्ड आया है हमारा बून। बून वर्ड आया है जिसका मतलब है हमारा
बून वर्ड आया है हमारा, जिसका मतलब है समथिंग दैट इज डिजायरेबल, फेवरेबल और बेनिफिशियल। नेक्स्ट हमारा वर्ड आया है फॉरलोन। फॉरलोन वर्ड देखते हैं हमारा कहाँ पे आया है। फॉरलोन का मतलब होता है मार्क्ड बाय और शोइंग होपलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रीड। क्रीड का मतलब है एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स और बिलीव्स। फिर आया ग्लिम्स, अ ब्रीफ और इनकम्प्लीट व्यू। फिर है वेस्ट, यूज इनएफिशिएंटली और इनएप्रोप्रिएटली। प्लीजेंट का मतलब है बीइंग इन हार्मनी विद योर टेस्ट और लाइकिंग्स। एंड साइट का मतलब है द एबिलिटी टू सी द विजुअल फैकल्टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए हैं। अब हम अपनी शुरुआत करते हैं सोनट की। तो हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड एक्सपैंडिंग विल वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। पहले हम देखेंगे यहाँ तक पार्ट्स तक। सो हियर वर्ड्सवर्थ कंडेम्स द ग्रोइंग मटीरियलिज्म इन पीपल, है ना। इन लाइन में क्या वर्ड्सवर्थ कंडेम्ड कर रहा है, ग्रोइंग मटीरियलिज्म इन पीपल में। द स्पीकर स्टार्ट्स द पोम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस with the use of term the world, where he means the worldly cares and concern like money, power and possessions. The term too much with us signifies that people are too much concerned regarding these worldly things. The speaker provides further depth of thought to this idea when he indicates that by using our times, minds, and energy in getting and spending, that will waste our powers. In other words, people have more power than they realize because they are focused on getting and spending. They are consumed by their desire for more money, and their time is compensated by their actions of acquiring, spending, and caring for their belongings. He thinks that people place far more value on money and material possession than they ought to be. यानी कि यहाँ पे जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है, जो वर्ड है यानी कि संसार में जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट आर पार्स। हम ना क्या कर रहे हैं, अपनी पार्स है ना, अपनी जो समय है वो किस में वेस्ट कर रहे हैं, बस चीज़ों को अचीव करने में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव करने में, है ना। वो यही कहना चाह रहा है कि हमारा जो मेन पर्पस होता है, हम सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि हम कैसे मनी को पा सके और उसको कैसे यूज़ कर सके। नेक्स्ट वो कहता है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ sordid boon. These line refers to the world is too much with us से की लाइन्स हैं ये हमारी। The poet regrets to see in man acute tendency for the worldly prosperity. All the times they are obsessed with one idea, how to earn and how to spend. They are wasting their energy and time over material pursuits do not lead to permanent pleasure and peace. कह रहा है कि यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत समय हम इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से निकाल कर ये सोचे, नेचर की तरफ देखे जो कि हमारा अपना है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ sordid boon, है ना। कह रहे हैं द स्पीकर कंपेयर्स द वर्ल्ड विद नेचर इन दीज लाइन्स। ही मेक्स क्लियर दैट वाइल पीपल इन्वेस्ट देयर टाइम इन एक्वायरिंग वर्ल्डली possessions, द ट्रू ब्यूटी ऑफ द अर्थ इज क्या है, वेरी इमेजरेबल है। He makes it clear that very few things that people observe in nature are actually theirs. We have given our hearts away, he regrets, despite the fact that we do not own the natural world. He thinks that instead of appreciating it, we are driven by greed to the accumulate wealth and material possessions. The speaker then goes on to discuss the wonders of nature that people are missing out on because they are so preoccupied with the desire for money and material possessions. कह रहा है कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे sordid boon. हमने अपने जो हार्ट है वो किसको दे दिए हैं, हम या तो अकेला रहना पसंद करते हैं या फिर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपना ध्यान लगा के रखते हैं, लेकिन हम इस नेचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस सी दैट बेयर्स हर bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. The poet elaborates on man's alienation from nature, claiming that humanity is no longer susceptible to the influences of the sea, the winds, and the basically everything else in nature.
In these lines, the speaker explains the wonders of nature that the majority of the people overlook. He talks about the wind, the flowers, and the sea. है ना, वो यहाँ पे बात करता है विंड्स की, फ्लावर्स की, सी की. अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द मून एंड द सी इज implied when the sea bears her bosom to the moon. He says that wind howl which gives a human touch to the wind. The flower sleep also gives a human characteristic to the flower which helps the reader to feel the connection with nature. It gives the reader a picture of nature and enables him to comprehend when he is overlooking by become preoccupied with material possessions and greed. कह रहा है कि तुम देखो ये नेचर कितना सुंदर है ना. तुमने देखा होगा हवा में फूल हिलते हैं, है ना, चीज़ें जब फ्लावर्स जब सोते हैं कितने सुंदर लगते हैं, जब खिलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं. लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है इस नेचर की इंपॉर्टेंस को देने का. हमारा टाइम सिर्फ कहाँ जाता है, कैसे हम मनी को अचीव करें, कैसे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अपने आप को सुपीरियर दिखाएं. तो वो इसकी बात कर रहा है. नेक्स्ट हम देखते हैं. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not great God had rather be a pagan suckled in a greed outworn. Here the speaker reiterates the claim he has been making all along humanity and nature alienated from one another. He also tells us how he wishes things were at least for him personally. The speaker concludes by declaring that because we are so preoccupied with material wealth, we are out of tune with nature. कह रहे हैं कि for this, for everything we are out of tune. जो नेचर है हम इसके साथ ट्यूनिंग करना नहीं चाहते. ये क्या, हम क्या है, आउट ऑफ ट्यून. इसके साथ हम सामंजस्य नहीं बना रहे हैं. इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड हैड रेदर्ड बी अ पैगन सकल्ड इन ए क्रीड आउटवॉर्न. कह रहा है द स्पीकर मेक्स एन ओथ इन द पैसेज दैट वी वुड rather be a poor pagan than be so preoccupied with material success that he is unable to appreciate the true joys of life. He prays to God and even declares that he would prefer to be a pagan to being disconnected from nature. कह रहा है यहाँ पे कि मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे क्या बना दे, मैं पैगन की तरह नेचर को नहीं, मतलब पैगन का मतलब जैसे मैंने बताया है ना कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन नेचर लाइक अ गॉड, है ना, वो नेचर को ही भगवान की तरह पूजता है. कह रहे हैं जो ये संसार है इसमें जो लोग हैं ये सब तो नेचर की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, उसके साथ ट्यूनिंग नहीं करना चाह रहे हैं. इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जो मेरे को क्या बना दे, नेचर का पैगन बना दे, ताकि मैं नेचर को एक भगवान की तरह मानकर उसकी पूजा कर सकूं. So might I standing on this pleasantly, having glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wrath horn. So the speaker explains why he would rather be a pagan. The speaker elaborates on those potential glimpses. He says he might see Proteus coming out of the ocean or Triton blowing his horn. क्या कह रहा है यहाँ पे पोएट? The speaker implies in these last line that if he were be a poor pagan, then he would be experience glimpses of nature that would bring him joy and hope, or at least help him experience less forlorn. क्या कह रहा है कि अगर मैं पैगर बन जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं जो नेचर की ग्लिम्सेज हैं उनको एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, है ना, और मैं अकेला रह के शांतिपूर्ण तरीके से उस चीज़ों को एंजॉय करूंगा. Instead of being wealthy, a powerful and being cut off from nature, he would prefer to be a poor and helpless and connected to it. He makes reference to two pagan gods in the last two lines, though he tried to avoid doing so whenever possible. Proteus was rumored to be able to predict the future. The speaker seems to be implied that he had been a pagan. He might have been able to envision communicating with Proteus or even getting a glimpse of him as he surveys the ocean. कह रहे हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है द पैगन गॉड ट्राइटन वॉज credited with having the power to control ocean's waves. This suggests that the speaker take a long leisurely look at the sea while enjoying nature in order to spot Triton and Proteus. And after praying to God, the speaker makes reference to these two pagans god, declaring that he would rather be a pagan than be cut off from nature. कह रहा है कि जब मैं इस ग्लिम्सेज, इस नज़ारे को, नेचर की जो ग्लिम्सेज होंगी उसको मैं इंजॉय करूँगा तो मैं वहाँ प्रोटस से भी और टाइटन से भी मिलूँगा. वो कितना सुंदर नज़ारा होगा जब प्रोटस सी ऑफ गॉड मैं देखूँगा और जो उसका टाइटन है वो उसकी क्या करेगा, हॉर्न बजा के उसका वेलकम करेगा. तो यहाँ पे पोएट कहना चाहता है
कि अकॉर्डिंग टू द पोएट द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड हैव बिकम ऑब्सेस्ड विद मनी, है ना। इस संसार में जो पीपल हैं वो क्या हो चुके हैं, मनी को लेके ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। देयर सोल पर्पस इन लाइफ टू मेक मनी एंड देन स्पेंड इट, उनका मेन पर्पस क्या है, मनी को कमाना और उसको स्पेंड करना। They are simply wasting their spiritual abilities in this manner. They are moving away from nature and they are no longer capable of appreciating its beauty. कह रहे स्पिरिचुअल एबिलिटी को लोग खो चुके हैं, वो नेचर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो इतने कैपेबल नहीं है कि इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, नेचर की इंपॉर्टेंस को समझे। People have become too materialistic and they have surrendered their hearts to द गॉड ऑफ वेल्थ, है ना। उन्होंने बस वेल्थ के जो गॉड है उसको अपने हार्ट को सरेंडर कर दिया है, विच इज़ सर्टेनली नॉट ए गुड थिंग, जो कि वास्तव में एक अच्छी चीज़ नहीं है। पीपल आर नॉट ड्रॉन टू द वंडरफुल मोमेंट ऑफ मूनलाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द सी। द विंड ब्लो वेरी स्ट्रांगली ड्यूरिंग द डे एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज, but it becomes calm and blow lightly at night. These lovely scenes, however, do not appeal to people. They are no longer interested in those natural scenes, and nature's beauty no longer fills their hearts with pleasure and joy. कह रहे हैं उनके पास नेचर को देखने का कोई टाइम ही नहीं है, उनके दृश्य को देखने का टाइम नहीं है। हवा की जो महक होती है, हवा का जो एक पीस जब हमें मिलती है, शांति मिलती है, उसको भी वो महसूस नहीं करते हैं। In the poem, the poet wants people to value and appreciate nature. He expresses to God his desire to become a Greek pagan. He would worship nature as a pagan. He will survive in nature and be extremely happy than he is now. He will also see the Proteus and the Greek see God rising from the sea. He will also hear Triton, son of Poseidon and Amphitrite, blow his horn to calm the raging waves of sea. है ना। तो यहाँ पे पोएट हमें ये मैसेज देना चाहता है कि जो इस समय के लोग हैं वो मटीरियलिस्टिक लाइफ को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, नेचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये था छोटा सा लेक्चर जो हमने उसकी पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखा था। और अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम हैं जो हमारी इसके। द थीम ऑफ द वर्ड इज टू मच विद अस इज दैट ह्यूमन काइंड हैज़ forsaken द सोल एंड इंडिविजुअलिटी फॉर मनी एंड मटेरियल गेन. By rejecting a connection to nature which enriches the soul, people have lost sight of true meaning and purpose of human existence. है ना, वही कह रहा है कि जो ह्यूमन सोल है वो है ना क्या, मनी को लेके ज़्यादा अपने आप को क्या करे हुए है, डिवोटेड किए हुए हैं, नेचर के लिए उसका कोई डिवोशन नहीं है। Wordsworth, The Word is Too Much With Us is a Petrarchan sonnet recognized by the rhyming scheme and 6-8 लाइन फॉर्मेट, है ना। पेट्रार्कन सोनेट है, 6 और 8 लाइन का इसको फॉर्मेट को फॉलो किया हुआ है। द राइमिंग स्कीम है इसकी ABBA, CD एंड CD। इसको हम इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट भी बोल सकते हैं। फिर इसमें कुछ पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं जिसमें हमारा है इंजाबमैन। इट इज डिफाइंड एज अ थॉट इन अ वर्ड्स that does not come to end at a line break, rather it rolls over to the next line, for example, है ना। एक पोइटिक डिवाइस जिसमें क्या होता है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है या थॉट है या कोई वर्ड्स है वो एक लाइन में कंप्लीट ना होके जहाँ पे सेंटेंस ब्रेक होता है उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल भी दिया है, ग्रेट गॉड आई हैड रैदर बी अ पैगन स्ट्रगल्ड इन द क्रीड आउटवोन, है ना। देख रहे हो कोमा के बाद भी हमारा जो सेंटेंस है वो जाके वहाँ पे नीचे पूरा हो रहा है, एक लाइन में पूरा नहीं हो रहा, नेक्स्ट लाइन में जाके पूरा हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा पोइटिक डिवाइसेस है, पर्सोनिफिकेशन। देखो यहाँ पे लिखा है पर्सोनिफिकेशन उसने कहाँ पे यूज किया है, इज एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन और इवन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, है ना। जो इनमें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं यानी कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, उनको कैसे दिया जाता है, एक लाइवली थिंग्स के रूप में उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। Personification at several places in this poem, such as sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and sleeping flowers. All these expressions make nature possesses human-like qualities like yearning for love, sleeping and soothing. है ना, इन सब क्वालिटी को ऐसे कैसे यूज हुआ है, एज ए लिविंग थिंग्स के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। Illusions हैं, इसमें illusions एक डिवाइस है वो यूज हुआ है। Allusions is an indirect or direct reference to a person, place, things or idea or historical, culture, political or literary significance. This poem contains allusions to Greek mythology. Have sight of Proteus rising from the sea,
और हियर ऑल टाइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न, है ना, यहाँ पे इल्यूजन यूज हुआ है। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट रूप से रेफरेंस दिया गया है किसका, ग्रीक गॉड्स का, है ना, तो ये यहाँ पे इल्यूजन हुआ है यूज हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सोनेंस, है ना। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन such as the sound of S in having a sight of Proteus rising from the sea, and F and T sounds in for this for everything we are out of tune, है ना। कॉन्सोनेंस का यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ साउंड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंस हमारा पोइटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच भी हम इसको कह सकते हैं। फिर है हमारा सिमली। सिमली इज अ डिवाइस यूज टू कंपेयर समथिंग टू अनदर थिंग टू लेट द रीडर्स नो व्हाट इज इट। देयर इज ओनली वन सिमली यूज्ड इन द लाइन 7 ऑफ द पोम and are up gathered now like sleeping flowers. The poet has linked the howling of the winds with the sleeping flowers, है ना, इसने कंपेयर किया है यहाँ पे लाइक करके। नेक्स्ट है मेटाफर। देर आर 2 metaphors used in this poem. One of the metaphors is in 10th line, Shakal in a creed outworn. Here creed represent mother that nurses her child. तो ये मेटाफर है हमारा। फिर यहाँ पे एसोनेंस भी यूज हुआ है, is the repetition of vowel sounds in the same line such as oh here all Triton blow his red horn, है ना, तो यहाँ पे एसोनेंस है। सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू हैव enjoyed the video. Have a nice day.